तो दोस्तों स्वागत है शायद एडवाइस में। और आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, और अगर तीसरी लहर आ रही है तो क्या ये बच्चों के लिए ख़तरनाक होगी। आपको क्या लगता है? वैसे मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी एनालिसिस तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने खुद ये रिपोर्ट मांगी है स्टेट गवर्नमेंट से, और उसने सीरो सर्वे का भी एग्जाम्पल दिया है। सीरो सर्वे वो सर्वे है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किया है। अब तक 3 बार सीरो सर्वे हो चुका है, और तीसरे सीरो सर्वे में बात उभर के आई थी कि 10 से 15 साल के बच्चों में कोविड पाया गया था और उनका संक्रमण दर 20 से 25% के बीच था। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि थर्ड वेव में बच्चों पे इम्पैक्ट हो सकता है। ये एक लॉजिकल रीज़न है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं तो साइंटिफिक एडवाइज़र जो केंद्रीय सरकार के हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर के विजय राघवन, इन्होंने भी कहा है कि थर्ड वेव इनएविटेबल है, यानी ये आके रहेगी। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि हर एक वेव का एक फॉर्मेशन है। जैसे आप याद करिए, पिछली जो साल 2020 में फर्स्ट वेव आई थी कि मार्च के महीने से वो चढ़नी शुरू हुई थी और सितंबर में उसने पीक हासिल किया था। उसके बाद फिर एकदम से ढलान की ओर चली गई, और आप देखिएगा तो 6 महीने के बाद फिर से उसने पीक पे ग्रो किया, और सितंबर के बाद हम देखा मार्च 2021 में फिर से ये पीक पे चला गया। यानी मार्च से अप्रैल से मई में भयानक स्तर पे कोविड आ गया, और अब ये फिर तेज़ी से घट रहा है। अब आप देख सकते हैं डेली 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में केसेस आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वेव है वो नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन फिर ये चढ़ान पे आएगा। तो सरकार ने बहुत लॉजिकल रीज़न दिया है, और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि स्टेट गवर्नमेंट सब काफ़ी तैयारी कर रही है ज़ोर शोर से, क्योंकि सेकेंड वेव में भारत बुरी तरह से हारा है कोविड से। अब मैं कुछ और बातें बता दूं कि क्या कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक है। इसको लेकर नीति आयोग, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन और एम्स ने अपने अपने व्यूज़ रखे हैं। अगर नीति आयोग की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि तीसरी जो लहर है उसमें ऐसा संकेत नहीं है कि गंभीर होगी, लेकिन असर तो डालेगी। हालांकि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन ने कहा है कि इसके बच्चों पे असर होगा, लेकिन गंभीर असर होने के चांसेस ना के बराबर है। और एम्स ने भी कहा है कि लोग डरे नहीं, इस पर अगर असर होगा तो बच्चों पे माइल्ड केसेस ही आएंगे, लेकिन केसेस बच्चों पे आएंगे, इसको किसी ने डिनाई नहीं किया एकदम से। अगर हम और इसको एनालिसिस करते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि तीसरी लहर ज़्यादा खतरनाक होगी, उसका रीज़न बता रहा हूँ। पहला रीज़न ये है कि जो पिछली लहर होती है, आमतौर पे जो नई लहर आती है पिछली लहर से, वो छोटी होती है, लेकिन भारत में इसका उल्टा हुआ है। आप नोटिस करिए, पिछले साल जब कोविड पीक पे चल रहा था तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास केसेस आ रहे थे, लेकिन 2021 सेकेंड वेव में इंडिया में केसेस 4 लाख से भी ज़्यादा आने लगे। तो ये देखा जा रहा है कि जो वेव यहाँ पर और ऊपर की ओर जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत में जो वैक्सीनेशन की रेट है वो बहुत धीमी है। टोटल अगर देखा जाए तो 11 से 13% के बीच में आबादी को वैक्सीनेट किया गया है, और इसमें भी 3 से 4% के बीच की आबादी है जिसको दोनों डोज मिली है। यानी कि 11 से 13% जिनको 1 डोज मिली है, 3% से 4% जिनको दोनों डोज मिली है। साथ ही साथ अगर हम नंबर्स में जाते हैं तो भारत की आबादी में से 22 करोड़ लोगों को सिंगल डोज मिला है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बहुत बुरा कंडीशन है अगर हम रेट्स की बात करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार कहती है कि दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, लेकिन आप पॉपुलेशन के रेशो में जाएंगे तो बहुत बुरी हालत है भारत की। और जब तक वैक्सीनेशन ठीक से होगा नहीं, लोगों तक वैक्सीनेशन नहीं पहुँचेगा, तब तक हम कोविड को नहीं हरा सकते और वेव की उम्मीद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में क्या और प्रॉब्लम है। तो आप देखिए कि इंडिया में टोटल 13 तरह के वेरिएंट्स आए थे। इनफैक्ट एक वेरिएंट B.1.617, इसको इंडियन वेरिएंट का नाम तक दे दिया गया था, जिसको WHO ने खुद एक्सेप्ट किया है कि बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है। ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाया गया था। इसके अलावा आपने ब्राज़ीलियन वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, ब्रिटिश वेरिएंट B.1.617, 1.616 और भी कई हैं वेरिएंट, 6.14, वो सारे वेरिएंट्स भी भारत में पाए गए थे। अब हम बात करते हैं कि तीसरी लहर क्यों खतरनाक है बच्चों के लिए, इसके पीछे लॉजिकल रीज़न क्या है। तो पहला रीज़न ये है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो या तो 45 साल से अधिक लोगों के लिए है, या वो 18 साल से अधिक लोगों के लिए। बच्चों के लिए भी कोई वैक्सीनेशन है ही नहीं। तो बच्चे अगर वैक्सीनेट नहीं होते हैं तो कोविड उनको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर वयस्कों की बात करते हैं, वो वैक्सीनेशन लेते हैं तो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ होगी, लेकिन बच्चों के अंदर नहीं होगी। और ऑब्वियसली बच्चों की इम्यूनिटी एक एडल्ट से काफ़ी कम मानी जाती है, कमज़ोर मानी जाती है। एक और लॉजिकल रीज़न देखा जाए तो पहली जो लहर आई थी उसमें बड़ी उम्र के लोगों को कोविड ने हमला किया था, नुकसान पहुंचाया था।
जो दूसरी लहर आई थी उसमें यंगस्टर को काफ़ी नुकसान हुआ था, मतलब जो 30 साल 24 साल 50 साल के अंदर, मतलब 18 से 44 साल वाली एज ग्रुप को नुकसान हुआ था। तो लॉजिकली अगर जाएँ तो शायद ये हो सकता है कि तीसरी लहर बच्चों पर ही हमला करे। अगर हम और देखें, जो मैंने पहले ही बताया, वैक्सीनेशन को हम परसेंटेज में देखें तो भारत में फर्स्ट डोज 11% लोगों को लगा है और दोनों डोज से 3.1% लोग लगाए। हम कंपैरिजन करें अगर दूसरी कंट्री से, डेवलप्ड इकॉनमी से, तो अमेरिका ने 49% लोगों को टीके लगाए हैं फर्स्ट डोज और लगभग 40% लोग लगाए हैं सेकेंड डोज। तो ये देखिए कि उनकी आबादी जो है वो भी 20 करोड़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी आबादी लगभग 40 करोड़ 20 करोड़ है और हमारी आबादी 1.25 करोड़ में ये हार्डली 22 करोड़ है। तो प्लीज़ आप लोग इस पर कंपैरिजन मत करिए कि हम यूएस से अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। फ्रांस की बात करिए तो फ्रांस ने फर्स्ट डोज 34% लोगों को लगाई है और दोनों डोज 15% लोग लगाई है। यहाँ तक कि ब्राज़ील जो एक देश है ब्रिक्स में भारत का साथ देता है और काफ़ी हद तक इंडिया जैसी उसकी कंडीशन है, उसने भी 19% लोगों को वैक्सीनेट किया है और 8.9% लोगों को दोनों डोज दे रखी है। तो ये रीज़न है कि हम लोग बार बार डर रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत आप सब जानते हैं। अभी जो सेकेंड वेव आई थी, ना लोग को ऑक्सीजन मिल रहा था, ना बेड मिल रहे थे, ना वेंटिलेटर मिल रहा था। भले सरकार ने बहुत दावे किए, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन थी और बहुत काला बाजारी हुई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन आप 80,000 रुपये तक का मिला, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाखों रुपए तक मिल रहा था, दवाइयाँ मार्केट से गायब हो चुकी थी और कोई देखने वाला नहीं था, सब भगवान भरोसे चल रहा था। लेकिन अगर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 78.1% बाल रोग विशेषज्ञों की कमी है। डॉक्टर्स तो हैं लेकिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं, ना के बराबर है, 78% है ही नहीं। दूसरी चीज़ कि रिपोर्ट्स मैंने पहले बताया कि ना देश में उस रेशो में, पॉपुलेशन रेशो में, ना वेंटिलेटर है ना मेडिकल उपकरण है। साथ ही साथ अगर आप गांव में जाते हैं तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एकदम बॉटम पे चल रहा है। गांव में बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि गांव में तो बड़ों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा आप देखें तो मेडिकल स्टाफ राज्यवार बहुत फ़र्क है। केरला का बहुत अच्छा है तो बिहार यूपी का बहुत ख़राब है। तो ये कुछ रीज़न है कि इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप चीज़ें समझे होंगे और थर्ड वेव के बारे में आकलन लगा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।